माइक म्यूट कर रहे हैं। ओके, चलिए, ओके, चल ठीक है। सभी पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार। मैं सुनील कुमार शिरपुरकर, असिस्टेंट प्रोफेसर NIE PVD देहरादून। आज जो टॉपिक मुझे मिला है वो है लो विजन चिल्ड्रन एजुकेशन इंटरवेंशन। ये टॉपिक निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण है जब हम बात करते हैं आप और हम सब किसी न किसी रूप में शिक्षा से जुड़े हुए हैं और एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। जैसा मुझे बताया गया कि आप सभी समग्र शिक्षा से RMSA से जुड़े हुए हैं, असम से जुड़े हुए हैं और अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से आपके स्कूलों में भी बहुत बार आपने लो विजन बच्चों को देखा होगा। तो क्या क्या चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखने बहुत जरूरी है जब लो विजन की हम बात करते हैं। तो आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। जब हम बात करते हैं एक्ट की 1995 एक्ट और 2016 का एक्ट है जो डिसेबिलिटी के कंसर्न में है, तो इन दोनों ही एक्ट्स में लो विजन के बारे में अलग से डिफाइन किया गया है। संभवतः ये बात शायद आपको पता ही होगा कि लो विजन एक सेपरेट कैटेगरी है और ब्लाइंडनेस जो है वो एक सेपरेट कैटेगरी, दोनों सेपरेट कैटेगरी। कई बार अक्सर लोग ब्लाइंड के अंदर में ही लो विजन को सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन हमको यहाँ समझने की जरूरत है कि अकॉर्डिंग टू PWD एक्ट और IPWD एक्ट 2016 ये दोनों ही कैटेगरी सेपरेट है और हमको सेपरेट ही इनको इंटरवेंट करने की जरूरत है। बहुत बार ये देखा गया है कि जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है लो विजन के लिए वो भी अलग अलग प्रकार की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। कई लोग पार्शियल साइट बोलते हैं या कई लोग पार्शियल ब्लाइंडनेस के तौर पे इसको देखते हैं और कई बार इसको लोग इवन पोअर विजन के रूप में भी देखते हैं। तो हमें यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है कि जो टर्मिनोलॉजी जो यूज की जाती है वो टर्मिनोलॉजी है लो विजन। हमको लो विजन पे ही फोकस करने की जरूरत है, न कि हमको पार्शियल साइट या पार्शियल विजन या पार्शियल ब्लाइंडनेस या पोअर विजन की हम चर्चा करें। हम सीधा सीधा बात करें लो विजन। निश्चित रूप से जब एक्ट कहता है कि यह सेपरेट कैटेगरी है तो ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो लो विजन बच्चे हैं उनको भी आपको इक्वल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। जैसा कि ब्लाइंड बच्चों को और अदर डिसेबल बच्चों को आप ट्रीटमेंट देते हैं वैसा ही ट्रीटमेंट आपको देने की जरूरत है लो विजन बच्चों को। चर्चा करें व्हाट इज लो विजन। लगभग आप सबको पता ही होगा। इसमें दो बातें मुख्य तौर पे की जाती है कि जितना भी करेक्शंस हैं, जितना भी उस बच्चे का क्लिनिकल असेसमेंट होने के बाद, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के बाद, उसको प्रॉपर करेक्शन होने के बाद में, प्रॉपर करेक्शन देने के बाद में सभी प्रकार के चश्मे या सभी प्रकार के सवाल करने के बाद भी यदि उसकी विजुअल एक्विटी या उससे कम हो जाती है या उसकी जो डिग्री ऑफ जो विजन है वो 20 डिग्री से यदि कम हो जाता है तो वो लो विजन की कैटेगरी में आता है। जब हम बात करते हैं किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी की तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इसमें आ जाता है अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन। ये बहुत जरूरी है। कई बार अक्सर स्कूलों में देखा जाता है, जनरल स्कूलों में कई बार देखा जाता है कि बच्चे की डिसेबिलिटी बाद में हमें पता लगती है। तो बहुत जरूरी है कि शुरू से ही आप बच्चे का क्लिनिकल असेसमेंट निश्चित रूप से करवाएं। यदि बच्चे को किसी प्रकार की आईसाइट के संदर्भ में कोई समस्या है तो उसका प्रॉपर क्लिनिकल असेसमेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के द्वारा या ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा किया जाना बहुत जरा जरूरी है। इसी प्रकार घर के मेंबर्स के द्वारा या जो स्पेशल एजुकेटर्स है उनके द्वारा उसका प्रॉपर फंक्शनल असेसमेंट भी बहुत जरा जरूरी है। यदि क्लिनिकल असेसमेंट और फंक्शनल असेसमेंट प्रॉपर तरीके से होगा तो हम एजुकेशन इंटरवेंशन प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। ये बड़ी दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्लिनिकल असेसमेंट और फंक्शनल असेसमेंट। यदि आप बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रोफेशनल, आपको यदि पता लगता है कि हमारे सम्मुख कोई ऐसा बच्चा है जिसमें किसी प्रकार की उसको आईसाइट की समस्या है, तो ये दोनों चीजों को आप प्रॉपर तरीके से करने का प्रयास निश्चित रूप से करें, क्लिनिकल असेसमेंट और फंक्शनल असेसमेंट, ताकि हम उसका एजुकेशन इंटरवेंशन प्रॉपर तरीके से कर सके। यदि बच्चे को थोड़ा सा समस्या ज्यादा है तो उसका प्रॉपर हम फॉलो अप करें, उसका रेगुलर चेकअप बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उसकी जो समस्या है वो आगे और आगे एक्सटेंड ना हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि उसका चेकअप और उसका फॉलो अप प्रॉपर तरीके से करें और यदि आवश्यकता है, डॉक्टर यदि उसको सजेस्ट करते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उसको सजेस्ट करते हैं, तो सर्जरी के ऊपर अवश्य जाना चाहिए ताकि उसकी विजन को एटलीस्ट जितनी है उतनी बचाई जा सके या फिर उसको इंक्रीज किया जा सके। जब हम बात करते हैं लो विजन की, जब
तो उसमें कुछ सिम्पटम्स हमको ज़रूर नज़र आते हैं। तो ये सिम्पटम्स क्या-क्या हो सकते हैं? इस पे हम चर्चा कि सीवियर हेडेक हो सकता है या सडन हेडेक हो सकता है या पेन हो सकता है, आँखों पे भी पेन हो सकता है या सिर में भी पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन सिम्पटम्स हैं। इसके बाद कई बार बच्चों को ब्लड दिखाई देने लगता है या कई बार डबल विज़न देने लगता है, तो ये भी एक लो विज़न का सिम्पटम हो सकता है। बार-बार आँखों का लाल हो जाना या लालिमा हो जाना या बार-बार उसमें खुजली होना या उसमें स्वेलिंग होना, ये भी एक सिम्पटम हो सकता है किसी न किसी आपको आई डिज़ीज़ का। तो और हो सकता है उसकी वजह से आप लो विज़न की समस्या आप में आ जाए। इसी प्रकार की जो आइरिस होता है उसका यदि कलर भी यदि चेंज हो जाता है तो भी शायद आपको ये समस्या हो सकती है। तो इमीडिएटली आपको इंटरवेंट करने की ज़रूरत है, इमीडिएटली आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से सलाह करने की ज़रूरत है। बहुत बार लगातार आँखों से मवाद निकलना शुरू हो जाता है, तो वो हेवी डिस्चार्ज होता है, तो ये यदि ऐसी कंडीशन है तो भी आपको इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है और शायद हो सकता है ये भी एक सिम्पटम हो लो विज़न का। उसके बाद कई बार ग्लेज़ आँखों में लगातार आ जाती है जिसकी वज़ह से आप बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। किसी बो जैसे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे यदि हम ब्लैक बोर्ड देखें या व्हाइट बोर्ड देखें, तो स्कूलों में जनरली बच्चे यदि ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे यदि प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, यदि प्रॉपर डिस्टेंस होने के बाद भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हो सकता है मे बी समस्या हो लो विज़न की, तो ये भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। जब बच्चे इस प्रकार के आइडेंटिफ़ाई हो जाते हैं आपके पास में, तो निश्चित रूप से ये कहा जाता है कि यदि बच्चों में किसी प्रकार का विज़न है, तो हमको व्हाट वी हैव टू डू जस्ट वी हैव टू मैक्सिमम यूटिलाइज़ ऑफ रेसिडुअल विज़न। तो जब रेसिडुअल विज़न को हम यूज़ करने की बात करते हैं, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने की बात करते हैं, तो बात आती है प्रिंट की। तो किन बच्चों को हम प्रिंट मटेरियल दें, ये भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हर एक बच्चे को हमको प्रिंट मटेरियल देना चाहिए या नहीं? इस पर चर्चा हमेशा होती रही है। तो ऐसे कुछ बातें हैं जिस पर हमको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि बच्चे की आइज़ कंडीशन जो है यदि स्टेबल है, उसमें किसी प्रकार का आगे बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है ऐसे बच्चों को, स्टेबल आई कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को प्रिंट पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी बच्चों को यदि पढ़ते समय किसी प्रकार की थकान नहीं होती है और वो कंफर्टेबली प्रॉपर तरीके से रीडिंग कर लेता है, तो ऐसे कंडीशन में भी बच्चों को प्रिंट मटेरियल पढ़ने के लिए आपको इंसिस्ट करने की ज़रूरत है, उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से कई बार ऐसे होते हैं जो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन होते हैं वो कई बार बच्चे प्रॉपर तरीके से जैसे कई बच्चे होते हैं लेट एज में ब्लाइंड जैसे मैं आप आरएमएस में हैं आरएमएसए में तो यहाँ पर बड़े बच्चे होते हैं जो लेटली ब्लाइंड होते हैं कई बार तो उनकी टच सेंस बहुत ज्यादा काम नहीं करती है अ, अक्सर देखा गया है कि ब्रेल पढ़ते समय 5 या 6 7 साल की जो उम्र होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, बहुत जल्दी बच्चे ब्रेल उसको सीख जाते हैं। लेकिन जैसे लेटली ब्लाइंड यदि कोई बच्चे होते हैं तो उनकी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से वो ग्रास्प नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशन में भी आपको प्रिंट मटेरियल के लिए जाने की ज़रूरत है। यदि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक यदि पढ़ने में सक्षम होते हैं, जो प्रिंट मटेरियल को, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको विद्यार्थियों को प्रिंट मटेरियल पढ़ने के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत है। और यदि बच्चे कंफर्टेबली प्रिंट को पढ़ ले रहे हैं, किसी भी कंडीशन में और अपनी नीड्स को पूरी कर ले रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको प्रिंट मटेरियल पढ़ने के लिए बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से यदि कोई नोट्स हैं वो बच्चे नोट्स को लिख लेते हैं या पढ़ लेते हैं या अपनी लिखी हुई हैंडराइटिंग को प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत है ताकि वो प्रॉपर तरीके से लिख भी सके और साथ में साथ उसको पढ़ सके एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। इसी प्रकार से कई बच्चे होते हैं जो मैग्नीफायर का इस्तेमाल करते हैं, पॉकेट मैग्नीफायर होते हैं या छोटे-छोटे मैग्नीफायर हैंड मैग्नीफायर्स होते हैं। यदि उनके द्वारा भी यदि बच्चे किसी मटेरियल को पढ़ सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। जब हम लो विज़न बच्चों की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको पढ़ने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जो ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस के रूप में हमारे समग्र समग्र उपस्थित हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा ऑप्टिकल डिवाइसेस की। तो ऑप्टिकल डिवाइसेस की हम बात करें तो बहुत सारे मैग्नीफायर्स हैं जिसमें हैंड होल्ड मैग्नीफायर्स हैं या स्टैंड मैग्नीफायर्स हैं जो पर्टिकुलरली लो विज़न बच्चों के लिए होते हैं जिसमें आपको जो प्रिंट साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा
देता है। इसी प्रकार से रीडिंग ग्लासेस जो हम स्पेक्टिकल्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये अलग-अलग प्रकार के ग्लासेस होते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पर्टिकुलर चाइल्ड। ये अलग-अलग ग्लासेस हो सकते हैं, किसी का कॉनकेव लेंस हो सकता है, किसी का कॉन्वेक्स लेंस होता है या कोई बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल कर सकता है। तो अलग-अलग प्रकार के रीडिंग ग्लासेस भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो बच्चों की नीड्स के हिसाब से हम उसको अवेलेबल करवा सकते हैं। इसी प्रकार के जो टेलीस्कोप्स होते हैं, वो भी अवेलेबल होते हैं, जिसमें जो प्रिंट होता है वो काफ़ी बड़ा आपको दिखाई पड़ता है। तो अलग-अलग प्रकार के टेलीस्कोप भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। चाहो तो आप एक एजुकेशनल किट के रूप में इन सारी चीज़ों को बच्चों को अवेलेबल करवा सकते हैं। इसी प्रकार वीडियो मैग्नीफायर्स भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जिसमें अलग प्रकार का कैमरा लगा होता है। वो कैमरा यदि आप किसी भी रीडिंग मटेरियल के ऊपर रखते हैं, चाहे वो रीडिंग मटेरियल कितना भी बारीक क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप डिक्शनरी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या इसी प्रकार से आप छोटी-छोटी प्रिंट का किसी प्रकार के छोटे-छोटे प्रिंट का यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको वो कैमरा कैप्चर कर लेता है उसके इमेज को, और वो बड़ा करके आपको टीवी के स्क्रीन के ऊपर या आपके कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर या बड़ा एलईडी आप लगा सकते हैं, किसी भी स्क्रीन के ऊपर आप उसको डिस्प्ले कर सकता है। तो इस प्रकार के वीडियो मैग्नीफायर्स भी अवेलेबल हैं, जो ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी होते हैं, मैग्नीफायर्स भी होते हैं, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, जो बहुत छोटे हैंडी होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, जिसको पॉकेट में भी आप रख सकते हैं। इस प्रकार के मैग्नीफायर्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल बच्चे प्रिंट मटेरियल पढ़ने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेक्टिकल्स रीडिंग ग्लासेस के बारे में चर्चा हो गई। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीफाइंग सिस्टम भी बहुत सारे मिलते हैं, जो सीसीटीवी के रूप में भी मिलते हैं, जिसका आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से वीडियो मैग्नीफायर्स होते हैं, टेलीस्कोप्स होते हैं, बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के सनग्लासेस भी होते हैं, जैसे जिसमें रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इस प्रकार के सनग्लासेस भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जिसके सहायता से आप कम से कम ग्लेयर यदि हो या ग्लेयर न के बराबर हो, ऐसी कंडीशन में आप किसी भी प्रिंट मटेरियल को पढ़ने के लिए सक्षम हो सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब बहुत सारे ऑप्टिकल डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसका आप इस्तेमाल करके जो लो विजन बच्चे हैं या जिन जिन बच्चों को थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है, यदि वो प्रिंट पढ़ना चाहते हैं, तो प्रॉपर तरीके से प्रिंट वो पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं रीडिंग की, तो ऑप्टिकल डिवाइसेस जहाँ एक और हमें बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करते हैं पढ़ने के लिए, प्रिंट को पढ़ने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमको कुछ नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस भी अवेलेबल होते हैं, जिसकी सहायता से हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं प्रिंट मटेरियल के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए लार्ज प्रिंट की बुक्स होती हैं, जिसमें बच्चों के लिए जो फॉन्ट साइज होता है, उस फॉन्ट साइज को हम बड़ा कर देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर 30 से लेकर 36 तक का उसका फॉन्ट साइज किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, या जैसे जैसे उसका आवश्यकता है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। उसका जो बैकग्राउंड होता है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, उसके जो लिखने की स्टाइल है, उस स्टाइल को भी हम चेंज कर सकते हैं। मीन्स जैसे जहां बच्चा कंफर्टेबल लेवल तक जा सकता है, उस कंफर्टेबल लेवल तक जा करके बच्चों को हम लार्ज प्रिंट की किताबें दे सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम कार्ड्स की बात करें या बहुत सारे टेलीफोन बुक की बात करें या वॉचेस की बात करें, या बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंतर्गत आती हैं, जिसका रेगुलर इस्तेमाल करके वो अपने डेली लाइफ को वो स्मूथ बना सकता है। उसी प्रकार से बहुत से डिवाइसेस भी आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जो टॉकिंग होते हैं, जो टॉक बैक होते हैं, या जिसमें आपको बोलने वाला एक सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है किसी भी डिवाइस को। तो बहुत सारे आजकल डिवाइसेस अवेलेबल है, जैसे हम वॉचेस की बात करें, क्लॉक्स की बात करें, या बहुत सारे किचन के ऐसे आइटम्स होते हैं, जैसे बोलने वाली वॉशिंग मशीन भी आजकल अवेलेबल है, बोलने वाला फ्रिज भी आजकल अवेलेबल है, बोलने वाला जो वाटर फिल्टर है वो भी अवेलेबल है। मीन्स हर एक चीज में टॉकबैक का जो है वो एक सिस्टम आजकल यूनिवर्सल डिजाइन के माध्यम से दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार से हम थर्मामीटर्स की बात करें, या और कैलकुलेटर की हम बात कर सकते हैं, या ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन की बात कर सकते हैं, या बहुत सारे पिल बॉक्सेस होते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम इन इन नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस के द्वारा भी जो लो विजन बच्चे हैं उनकी जो पढ़ने की क्षमता है उसको हम लगातार बढ़ा सकते हैं। ये बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। इन सब एग्जांपल्स के द्वारा हम बच्चों की जो जो रीडिंग कैपेसिटी है उस सबको बढ़ाने के लिए हम मदद कर सकते हैं। हम बात करते हैं लो विजन बच्चों की ड्यूरिंग रीडिंग। तो स्कूलों में आपने देखा होगा कि बच्चों को बहुत सारी समस्याएं आती हैं ड्यूरिंग
जो जनरल बुक्स होती है, जो नॉर्मल बुक प्रिंट की बुक्स होती है, उसको पढ़ने में बहुत सारी समस्या आती है। जैसे समस्या जो पहले आती है, बच्चा जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है, उस फ़ॉन्ट साइज़ को प्रॉपर तरीके से वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता है। ऐसी कंडीशन में बच्चे को रीडिंग करना बड़ा मुश्किल। कई बार वो जो लाइन्स होती हैं, लाइन को प्रॉपर ट्रैक अलाइनमेंट होता है, वो प्रॉपर प्रॉपर तरीके से उसको फ़ॉलो अप नहीं कर पाता है, तो ये भी एक बड़ी समस्या बच्चों के सामने, लोज़न बच्चों के सामने होती है। इसी प्रकार रिफ्लेक्शन होता है, जैसे रिफ्लेक्शन मीन्स यहाँ मतलब यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है, यदि एक प्रिंट के एक तरफ कोई चीज़ लिखा हुआ है, प्रिंट कोई पेज है, उसके एक साइड कोई लिखा है, तो वो चीज़ दूसरे साइड में रिफ्लेक्ट होती है। तो ये रिफ्लेक्शन का भी समस्या, जैसे अक्सर जो पतले पेज होते हैं, उसमें रिफ्लेक्शन काफ़ी होता है, जिसकी वजह से बच्चे को पढ़ने में समस्या आ जाती है। तो खास करके जो लो विज़न बच्चे होते हैं, उनके लिए आप कोई प्रिंट मटेरियल तैयार करते हो होते हैं, तो उस समय यहाँ पे पेज रिफ्लेक्शन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रकार से जो अलग-अलग इमेजेस होती हैं या पिक्चर, अक्सर टेक्स्ट बुक में हम बात करते हैं, किसी भी टेक्स्ट बुक की बात करें, चाहे आप साइंस की बात करें या ज्योग्राफी की बात करें या मैथ्स की बात करें या हिंदी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, तो अक्सर आप देखेंगे उन टेक्स्ट बुक में बहुत सारी इमेजेस होती हैं, बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। तो इस इमेजेस में और पिक्चर्स में क्या डिस्क्राइब किया गया हुआ है, इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना एक लो विजन बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो ये बड़ी समस्या आ जाती है। तो इस समस्या का सॉल्यूशन आपको लार्ज प्रिंट के द्वारा ही कर सकते हैं, या लार्ज प्रिंट में उसका साइज बड़ा कर दें, या उस पिक्चर के अंदर या इमेज के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में उस इमेज के नीचे अवश्य लिखे, ताकि बच्चा उस इमेज को प्रॉपर तरीके से समझने का प्रयास करे। तो ये एक कॉमन समस्या है, कॉमन प्रॉब्लम है ड्यूरिंग रीडिंग लो विजन बच्चों के लिए। इसी प्रकार फॉन्ट स्टाइल होता है, कई बार बच्चे कर्सिव स्टाइल में लिखते हैं या अलग-अलग पैटर्न पे लिखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी जो अलग-अलग पैटर्न में लिखी हुई जो रीडिंग मटेरियल्स होती हैं, लो विज़न बच्चों को उसको पढ़ने में बहुत सारी समस्या आ सकती हैं। इसी प्रकार हम जब बात करते हैं मैप्स की, अलग-अलग, चाहे ज्योग्राफिकल मैप की बात करें, चाहे हम हिस्टोरिकल मैप की बात करें, या किसी प्रकार फिजिकल मैप की बात, किसी प्रकार की मैप हम बात करें, तो मैप में, एक ही मैप में ढेर सारे कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, जो कि लो विज़न बच्चों को समझना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे कंडीशन में मैप्स को भी छोटे-छोटे मैप्स में बदल करके, या एक मैप में एक ही चीज़ का कॉन्सेप्ट दे करके भी बच्चों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से जो अलग-अलग कलर कंट्रास्ट होता है, या कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसका ब्राइटनेस होता है, वो कहीं कम और कहीं ज़्यादा होता है। तो ऐसी समस्या भी बच्चों के सामने आती है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं पब्लिक साइनेजेस की या पब्लिक नोटिसेस की, तो ये भी एक बड़ी समस्या होती है बच्चों के साथ में, कि उसको प्रॉपर तरीके से वो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको नहीं रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं। इसके अलावा जो आम समस्या आती है वो ग्लेयर की आती है। कई बार अक्सर स्कूलों में आपने देखा होगा, क्लासरूम के अंदर बच्चे यदि बैठे हैं, तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर ग्लेयर्स आती हैं या किताब के ऊपर ग्लेयर्स आती हैं, तो प्रॉपर तरीके से बच्चा उसको नहीं पढ़। ऐसी कंडीशन में जो बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट है, आपको प्रॉपर तरीके से कराने की ज़रूरत है, जहाँ पर लाइट बच्चों के बैक साइड से है, पीछे से है। माने पीछे से लाइट आकर के, यदि वो लाइट किताब के ऊपर पड़ता है, तो प्रॉपर तरीके से बच्चा उसको पढ़ पाएगा। यदि फ्रंट साइड से यदि लाइट आता है, सामने की तरफ से यदि लाइट आता है, तो ग्लेयर उसकी आँखों के ऊपर पड़ेगी, और उसकी वजह से वो शायद प्रॉपर तरीके से इमेज उसको नहीं बन पाएगा, प्रॉपर तरीके से किताब नहीं पढ़ पाएगा, या रीडिंग मटेरियल जो अवेलेबल है वो नहीं पढ़ पाएगा, या ब्लैक बोर्ड नहीं दिख पाएगा, या और किसी चीज़ों को नहीं दिख पाएगा। तो ग्लेयर ये बड़ी समस्या है, इसको आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है व्हेन वी टॉक अबाउट द लो विज़न चिल्ड्रन। देन जब हम बात करते हैं लाइट की, तो जब 2 प्रकार के लाइट हो सकते हैं, या तो नेचुरल लाइट होगा या आर्टिफिशियल लाइट होगा। तो नेचुरल लाइट मैक्सिमम बच्चों को देने का प्रयास करें। दिन के समय में यदि स्कूल में हैं, तो उस समय जो नेचुरल लाइट जहाँ से आ रहा है, खिड़कियों से, दरवाज़ों से, या अलग-अलग रोशनदानों से, जहाँ-जहाँ से नेचुरल लाइट मैक्सिमम आ सकता है, बच्चों को देने का अवश्य प्रयास करें। यदि आर्टिफिशियल लाइट आप दे रहे हैं, तो डिस्टेंस देखें, प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए आर्टिफिशियल लाइट का, और आर्टिफिशियल लाइट का जो फोकस है, वो बच्चे के पीछे की तरफ से आना चाहिए। माने सिर के पीछे की तरफ से यदि आता है, तो प्रॉपर तरीके से वो किताब को या रीडिंग मटेरियल जो होगा उसको वो पढ़ पाएगा। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं, किताबों में टेबल्स होते हैं, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, तो इसको प्रॉपर तरीके से बच्चों को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक बड़ी बच्चों के साथ में समस्या होती है कि कैसे उसको फॉलो अप करें। इसी प्रकार जब हम स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, या क्रॉसवर्ड पजल्स की बात करते हैं, या इसी प्रकार के डिक्शनरी की बात करें, या टेलीफोन बुक की बात करें, या मेडिसिन की बात करें, या इंसाइक्लोपीडिया, ये तमाम ऐसी सारी चीजें हैं जिनको पढ़ने में बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या आती हैं।
बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर, आपको इन सब चीज़ों पर फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि यदि ये सारी समस्याएँ बच्चों के सामने आती हैं, स्कूल में बच्चा यदि पढ़ रहा है और यदि सारी बच्चे के सामने ये समस्या है, तो इस समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाए। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ हैं, छोटी चीज़ों का यदि आप ध्यान ध्यान रखते हैं, तो निश्चित रूप से लो विज़न बच्चों की समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। जब हम स्कूल की बात करें तो मैंने जैसे पहले बताया कि प्रॉपर लाइट अरेंजमेंट बच्चों के लिए दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे चाहे बात करें, चाहे उसको नेचुरल लाइट की बात करें, प्रॉपर तरीके से लाइट उनको दें। मैक्सिमम ग्लेयर को हम कम करने का प्रयास करें। मिनिमम ग्लेयर उसकी आँखों में पड़े या ग्लेयर ना पड़े, इस बात का विशेष तौर पे हम ध्यान रखें। लार्ज प्रिंट यदि बुक्स यदि बच्चों को आप अवेलेबल करवाते हैं, तो निश्चित रूप से प्रॉपर तरीके से उसकी जो रिक्वायरमेंट है पढ़ाई की, वो शायद पूरी हो सकती है। आवश्यकता पड़ने पर ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल अलग-अलग प्रकार के डिवाइसेज़ एजुकेशनल डिवाइसेस भी अवेलेबल होते हैं जो एक एजुकेशनल किट बना करके बच्चों को आप अवेलेबल करवा सकते हैं, वो करवाया जाना अति अति आवश्यक है। बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर आपकी ये प्राइमरी जिम्मेदारी है। यदि आपके स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस ज़रूर 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 अवेलेबल करवाएँ, ताकि वो प्रिंट पढ़ सके और अपने आप को वो एजुकेशन प्रॉपर तरीके से दे करके आगे बढ़ा सके। इसी प्रकार से मैक्सिमम बच्चों को एक्सेसिबल एनवायरनमेंट देने की, जैसे अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। यदि जब कोई हर एक बच्चे की आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती हैं, तो यदि लो विजन बच्चा है तो उसकी शायद आवश्यकता भी कुछ अलग होगी। तो उसकी आवश्यकता एक्चुअल में क्या है, उसको समस्या कहाँ आ रही है, किस किस प्रकार की एक्सेसिबिलिटी की उसकी समस्या आ रही है, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखकर आपको वो जो स्कूल का एनवायरनमेंट है या क्लासरूम का एनवायरनमेंट है, वो भी उसको उसके हिसाब से आपको चेंज करने की जरूरत है, बदलाव करने की जरूरत है, ताकि बच्चे का प्रॉपर एजुकेशन हो सके। जहाँ तक हम इवोल्यूशन प्रोसेस की बात करते हैं, तो इवोल्यूशन ऐसा नहीं कि बहुत लिबरल तरीके से इवोल्यूशन करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन उसके जो सीमाएं हैं, यदि आपने किसी बच्चे को त्रिभुज खींचने के लिए बताया बोला है, और त्रिभुज का जो पैरामीटर बताया कि इसकी जो बेस लाइन है वो 2.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उसने ये प्रयास किया है 2.4 तक या 2.5 या 2.6 तक यदि भी किया, तो थोड़ा बहुत यदि आगे पीछे है तो उस हिसाब से आपको उसके मार्किंग करने की जरूरत है। मीन्स इवोल्यूशन प्रोसेस जो है वो भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और साथ में साथ इस बात को भी ध्यान रखना है कि यदि आपका स्कूल यदि इंक्लूसिव स्कूल है, तो इस इंक्लूसिव स्कूल की जो प्रोसेस है उसको पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक बच्चों की जो नीड्स और रिक्वायरमेंट्स है उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। और लास्ट में अंत में मैं आपको यही बात करूंगा कि चाहे बच्चा ब्लाइंड हो, चाहे लो विजन हो, चाहे हियरिंग इम्पेयर्ड हो, चाहे लोकोमोटर हो, या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाला क्यों ना हो, या एसडी क्यों ना हो, तो बच्चों की जो नीड्स हैं, उस नीड्स को प्रॉपर तरीके से आप समझें और इसके हिसाब से आप उसको ट्रीटमेंट देने का प्रयास करें, ताकि वो अपने आप को एजुकेशन प्रॉपर तरीके से दे सके और अपने आप को वो आगे बढ़ा सके। तो लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जब हम लो विजन बच्चे की बात करते हैं, तो उसका प्रॉपर तरीके से असेसमेंट करें, उसका फंक्शनल असेसमेंट करें, उसका क्लिनिकल असेसमेंट करें, और क्लिनिकल असेसमेंट के साथ साथ वो प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से अपना एजुकेशन पूरा कर सकता है विद द हेल्प ऑफ जो टेक्निकल डिवाइसेस हैं, अलग अलग टेक्निकल डिवाइसेस हैं, उसका इस्तेमाल करके, या जो ऑप्टिकल या नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस है उसका इस्तेमाल करके किस प्रकार से अपना एजुकेशन पूरा कर सकता है, इस बात का आपको पूरा पूरा उसको अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मुझे आपका समय शायद पूरा हो गया, पुष्पांजलि जी। हाँ सर, हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम सर, थैंक यू। आज का लास्ट था ये प्रेजेंटेशन।